हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि भौतिक विज्ञान की क्लास में हम लोगों ने जो है ऊष्मीय प्रसार के बारे में बात किया था, आगे उसी चीज़ को और कंटिन्यू किया जा रहा है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऊष्मीय प्रसार पर आधारित घटनाएँ जो हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछी गई हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखिए और उन पर आधारित जो भी घटनाएँ हैं उनको आप अपने जो है नोट्स में नोट करिए और मेमोराइज़ करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे ऊष्मीय प्रसार जो होता है ये किसी वस्तु में कितने प्रकार का होता है। तो ये ऊष्मीय प्रसार जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रेखीय प्रसार, दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा होता है आयतन प्रसार। अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होगा, तो अभी चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। जैसे रेखीय प्रसार गुणांक, इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं और इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं रेखीय प्रसार क्या होता है और फिर जानेंगे रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है। तो जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, मान लीजिए लोहे की एक रॉड है, जब हम इसको गर्म करेंगे, जब हम इसको हीट देंगे तो इसकी लंबाई में बढ़ोतरी होगी। तो इसकी लंबाई जो है कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले ये छड़ यहाँ तक थी, अब ये बढ़कर यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है ना, यहाँ तक लंबाई बढ़ गई। तो इतनी जो लंबाई बढ़ी, इसी बढ़ी हुई लंबाई को हम कहते हैं रेखीय प्रसार। इसी बढ़ी हुई लंबाई को कहते हैं रेखीय प्रसार। जब किसी वस्तु को गर्म करने से उसकी लंबाई में वृद्धि होती है तो यही कहलाता है रेखीय प्रसार। अब जितनी वृद्धि होती है इसी को हम कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। तो बात समझ में आई कि जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, रेखीय प्रसार कहलाती है। अब रेखीय प्रसार गुणांक अगर आपसे पूछा जाए, ये क्या होगा, रेखीय प्रसार गुणांक अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, उसकी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई कुछ होगी, है ना, प्रारंभिक लंबाई कुछ होगी, लंबाई में कुछ वृद्धि हुई होगी, लंबाई में वृद्धि हुई होगी। और ये लंबाई में वृद्धि का कारण क्या रहा होगा, ताप में वृद्धि। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तभी वो वस्तु की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी जो है ये ताप में वृद्धि को बता रहा है, डेल्टा एल जो है ये लंबाई में वृद्धि को बता रहा है और एल जो है इसकी प्रारंभिक लंबाई को बता रहा है। ठीक है, अगर इसका मात्रक आपसे पूछा जाएगा तो मात्रक वही होगा, यहाँ से एल कट ही जाएगा तो ऊपर एक क्या बचेगा, एक, और बटे ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि अर्थात डेल्टा टी। ये एल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, केवल और केवल डेल्टा टी बचेगा। तो आप सीधा सीधा याद रखिएगा, इसका जो मात्रक होगा प्रति डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है ना, प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक भाई, प्रति डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक हो जाएगा, किसका, रेखीय प्रसार गुणांक का। क्योंकि यहाँ लंबाई में वृद्धि और ये प्रारंभिक लंबाई, तो मतलब एल और एल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 अपान ताप में वृद्धि, और ताप में वृद्धि का मतलब डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस जो है ये इसका मात्रक होगा रेखीय प्रसार गुणांक का। ठीक है, अब आगे देखिएगा जो है ये क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है। अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई में भी बढ़ोतरी होती है, चौड़ाई में भी बढ़ोतरी होती है, अर्थात उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। तो मान लीजिए हमने इसको गर्म किया तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ गए। लंबाई मान लीजिए यहाँ तक ऐसे बढ़ गई, ठीक है ना, चौड़ाई मान लीजिए बढ़कर यहाँ तक हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ गया चौड़ाई, और इधर यहाँ से लंबाई बढ़ गया। तो ये लंबाई और चौड़ाई में होने वाली वृद्धि, लंबाई और चौड़ाई का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि कहलाती है क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, क्षेत्रीय प्रसार कहलाती है। और क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई ये कहलाता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो किसी वस्तु को गर्म करने से उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का मतलब हम कह सकते हैं क्षेत्रफल।
लंबाई और चौड़ाई अर्थात उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ये क्या कहलाती है? तो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि यही कहलाती है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। इसको हम किससे लिखते हैं? तो इसको हम बीटा से लिखते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक किससे लिखा जाएगा? बीटा से लिखा जाएगा। ठीक है। अब वही बात कि किसी वस्तु का प्रारंभिक क्षेत्रफल रहा होगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? क्षेत्रफल में वृद्धि अपान तापांतर। ठीक, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो ही जाएंगे जब मात्रक इसका निकालेंगे। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा वही प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रति डिग्री सेल्सियस इसका भी मात्रक हो जाएगा। ठीक भाई, क्लियर? चलो यहाँ हम बात करते हैं। अगर कोई घनाकार वस्तु है जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों हैं, तो लंबाई चौड़ाई और मोटाई अगर तीनों हैं तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसकी लंबाई भी बढ़ेगी, यहाँ से लंबाई बढ़ेगी, इसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी और इसकी ऊंचाई भी बढ़ेगी। अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में बढ़ोतरी होगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में बढ़ोतरी होगी, अर्थात उसके आयतन में बढ़ोतरी होगी, उसके आयतन में वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि। और यही आयतन में वृद्धि क्या कहलाता है? यही आयतन में वृद्धि कहलाता है आयतन प्रसार। और आयतन में कितनी वृद्धि हो रही है यही कहलाता है आयतन प्रसार गुणांक। तो इसको हम लिखते हैं गामा से। ये गामा बराबर क्या हो जाएगा? गामा बराबर हो जाएगा प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन, आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। डेल्टा टी क्या डिनोट करता है? टेम्परेचर में अंतर। पता लगा किसी वस्तु को हम गर्म कर रहे हैं तो मान लीजिए 500 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो 100 डिग्री सेल्सियस का अंतर, तो वहाँ 100 लिखा जाएगा। डेल्टा टी के स्थान पर कितना लिखा जाएगा? 100। मात्रक इसका अगर हम निकालना चाहें तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा भाई? इसका मात्रक भी हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस। अब इन तीनों में अगर हम संबंध देखना चाहें कि अल्फा, बीटा और गामा में संबंध क्या होगा, तो आप सीधे सीधे याद रखिएगा कि अल्फा का मतलब इसमें केवल लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है, केवल एक डायमेंशन में वृद्धि हो रही है, केवल एक चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। बीटा में किस में बढ़ोतरी हो रही है? तो इसमें लंबाई और चौड़ाई था, दो चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है। गामा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसमें अल्फा बीटा और गामा में जो संबंध निकल कर आता है 1:2:3, यही इसमें संबंध होता है। इसको याद रखिएगा। आई बात समझ में? चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए आगे हम देखते हैं जल के असामान्य प्रसार के बारे में। देखिए, किसी भी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो उसमें फैलाव होता है, यही कहलाता है प्रसार। लेकिन पानी में जो है, पानी को गर्म या ठंडा करने पर जो है इसमें थोड़ा अलग कंडीशन देखने को मिलती है। समझ रहे हैं ना? पानी को गर्म या ठंडा करने पर इसमें कुछ अलग कंडीशन देखने को बनती है। इस नाते यहाँ से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछा जाता है। तो देखिएगा किस हिसाब से यहाँ से सवाल बनता है, उसको देखिए। जब जो है आप लोगों ने देखा होगा कि अगर फ्रीज़र में हम पानी जमने के लिए रखते हैं तो बोतल को थोड़ा सा खाली रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि पानी जमने के बाद आयतन में फैलता है, पानी जमने के बाद प्रसार होता है इसमें, और जब पिघल जाता है तो आयतन में घटता है। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड घटनाएं पूछी जाती हैं। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी जम जाता है, पानी जो है जब जम जाता है, जब बर्फ़ बन जाता है तो क्या होता है इसमें? ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी जम जाता है
तो पानी की खासियत, जमने के बाद यह आयतन में बढ़ता है, जम जाता है तो यह आयतन में बढ़ जाता है, आयतन में बढ़ता है। यही कारण है कि जो है आप लोगों ने देखा होगा कि बोतल में अगर पानी जमने के लिए रखा जा रहा है तो थोड़ा सा बोतल खाली रखते हैं, नहीं तो पानी जमने के बाद बोतल फट जाएगा, है ना। देखिए, तो अगर मान लीजिए आयतन बढ़ रहा है किसी भी चीज़ का, तो घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर आयतन बढ़ रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर 10 लोग एक कमरे में बैठे, कमरा बड़ा कर देंगे तो उन लोगों के बीच में जो गैप है वो और क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब सघनता क्या होगी, घट जाएगी। तो वही बात, अगर हम आयतन बढ़ा रहे हैं तो सघनता उन लोगों के बीच की क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है कि पानी अगर जमता है तो आयतन में बढ़ता है, आयतन में बढ़ता है तो इसका जो घनत्व तो होगा जो है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। घनत्व तो क्या होगा भाई, यहाँ से आयतन जब बढ़ता है तो घनत्व तो क्या होता है, घट जाता है, घनत्व कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, अब देखो, अगर हम इस पानी को पिघला रहे हैं, बर्फ़ को पिघला रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या दशा होगी। 0 से 4 के बीच में अगर हम इसको पिघलाते हैं तो क्या दशा होगी। ठीक है, तो देखिएगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म किया जाता है, गर्म करते हैं, तो अब आयतन क्या होगा, कम होगा, पानी पिघलेगा तो नीचे आएगा आयतन उसका, तो आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। आयतन क्या होगा, आयतन घटेगा, घनत्व बढ़ेगा। आयतन घटेगा और घनत्व, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आयतन घटेगा और घनत्व बढ़ेगा। अब जब इस 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएंगे ना, इस 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। पानी का घनत्व जो है ये क्या होगा भाई, सर्वाधिक। पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, पानी का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसके ऊपर चलते हैं, जब 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो क्या होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या होगा, पानी भगोने में से बाहर आ जाएगा, है कि नहीं, उबलने लगेगा। तो इसका क्या होता है, आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। आयतन बढ़ता है और घनत्व क्या होता है भाई, घनत्व घटता है। घनत्व, डेंसिटी क्या होती है, घटती है। सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा कि कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं तो क्या दशा होगी। तो 0 से 4 तक, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम गया है तो इसका आयतन बढ़ा हुआ है और घनत्व क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है ना, कितना है इससे मतलब नहीं है। लेकिन जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसका आयतन बढ़ता है, आयतन क्या आयतन घटता है और घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। बर्फ़ पिघलती है तो पानी क्या होगा, कम होगा, आयतन में क्या होगा, कम होगा। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो इसका आयतन क्या होता है, घटता है, घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, इसको याद रखिएगा। जब 4 से अधिक 100 तक गर्म करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, देखो मैं थोड़ा सा अलग कलर से लिख दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या होगा, आयतन उसका बढ़ता है। पानी का आयतन क्या होगा, भगोने में से पानी बाहर आ सकता है। और घनत्व, जब आयतन बढ़ेगा, आयतन जब बढ़ेगा तो भैया घनत्व क्या होगा, घटेगा। क्लियर। चलिए
अब हम 100 डिग्री सेल्सियस से ठंडा कर रहे हैं 4 तक। 100 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक लाने पर क्या होगा? तो पानी क्या होगा? जब ठंडा करेंगे तो पानी आयतन में क्या होगा? कम होगा। तो इसका आयतन घटेगा, और आयतन जब घटेगा जो है तो क्या होगा? घनत्व बढ़ेगा। यहाँ पर ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ पूरा। 100 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर ठीक, आयतन घटेगा। आयतन क्या होगा? घटेगा, तो घनत्व बढ़ेगा। घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। आयतन घटेगा तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर जैसे पहुंचेगा, फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व क्या हो जाएगा? सर्वाधिक। घनत्व सर्वाधिक हो जाएगा। घनत्व क्या होगा? सर्वाधिक हो जाएगा। ये पता ही है आपको कि पानी का सर्वाधिक घनत्व कितने पे होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक, अब जब जो है 0 से 4 से जो है 0 तक लाते हैं ठंडा करके, जब 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं तब तो देखो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर ठीक है। अब क्या दशा होगी यहाँ पर? तो यहाँ पर जो होगा पानी का जो होगा आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, घनत्व घटेगा। आयतन बढ़ेगा और घनत्व क्या होगा? घटेगा। घनत्व घटेगा। ठीक, और पानी जब जम जाएगा तो उसका आयतन सर्वाधिक हो जाएगा, अर्थात पानी का जो ये आयतन होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि किस किस कंडीशन में क्या क्या हो रहा है, चूँकि यहाँ से सवाल बनते हैं, इसलिए आपको इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद रखना है। ये है थर्मामीटर, इसको याद रखिएगा। ये क्या है? थर्मामीटर है, और इस थर्मामीटर को हमने पानी में लगाया हुआ है और आपको मैं गर्म करके और ठंडा करके दिखा रहा हूँ कि क्या क्या दशाएँ यहाँ पर होती हैं। ठीक है भाई, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, और कोई दिक्कत होगी तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, थैंक यू सभी को।